Hello students, in this section of Gyan Darshan tutorial page, I am going to discuss about the demographic conditions during British era. It is the topic under the condition of Indian economy on the eve of independence. Here what it is written, let us see. Demographic conditions during the British rule exhibited all features of stagnant and backward Indian economy. मतलब जो भी ब्रिटिश एरा का जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा हमारे ऊपर क्या गया एहसान था, चमत्कार था, कारनामा था कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस ब्रिटिश शासन के समय, जहाँ पे हर गांव, हर 5-10 गांव में एक हर गांव स्तर पर गुरुकुल होते थे। लिटरेसी रेट हमारी अच्छी थी इस्लामिक आक्रमण से पहले। स्वास्थ्य, आयुर्वेद घर घर का चीज़ था, लेकिन इस्लामिक आक्रमण से आयुर्वेद, गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो हमारे सेंटर थे, मान बिंदु थे, धर्मस्थल, सब उसको डैमेज कर दिया गया। लोग छुप करके तीर्थ यात्रा करने लगे। मरता क्या नहीं करता, लोग को जान बचाना आफत था। पढ़ना लिखना लोगों ने इसलिए छोड़ दिया, गांव का गांव मूर्ख होने लगा, क्योंकि सबको ज़बरदस्ती उर्दू, अरबी, फ़ारसी मुसलमान लोग पढ़ाते थे। और जब ब्रिटिश देश में शासन करने लगे तो सबको अंग्रेज़ी पढ़ाने लगे, और ऐसा कुछ माहौल बनाया कि अमीर जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ी सीखने में गर्व महसूस करने लगे। तो आयुर्वेद गांव-गांव में स्ट्रांग था। तो क्या था, लोग स्वास्थ्य की चिंता करते, कब क्या खाना है, क्या खाना नहीं खाना, सारा चीज़ का नॉलेज घर की महिलाओं को होता था। महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी इस्लामिक या क्रिश्चियन इन्वेजन के पहले। बट इस इस्लामिक और क्रिश्चियन इन्वेजन के बाद के दौरान हमारा जो अपना सामाजिक ताना बाना था, जो हमारा अपने स्टैंडर्ड थे, मान बिंदु थे, वो सब डैमेज होता गया। हम अनपढ़ जाहिर गवार बनते गए, क्योंकि हमको जीना था, हमको अपना संस्कृति, कम से कम धर्म बचा कर रखना था, परंपरा बचा कर रखना था। बिना पढ़े लिखे भी आदमी कुछ भी काम करके जीवन जी सकता था, लेकिन लोगों को अपनी संस्कृति रक्षा करनी थी। इसलिए लोग नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, मूर्ख ही रहेंगे, लेकिन मदरसा नहीं जाएंगे, क्रिश्चियन से स्कूल में नहीं जाएंगे, ऐसा अडॉप्ट किया। इसीलिए भारत में साक्षरता दर इतनी कम हो गई। और ब्रिटिश लोगों ने जो स्कूल भी बनाए वो अमीर लोगों के लिए बनाए। भारतीय अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाते थे, और गरीब लोगों को तभी बनाते थे जब वो क्रिश्चियन बन जाए। तो चलिए यहाँ देखते क्या दिया लिखा हुआ है कि द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। भारत में सेंसस मीन्स होता है जनगणना, 1881 में हुआ। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन इन लिमिटेशंस, हालांकि ये जो सेंसस ब्रिटिश एरा के दौरान हुआ इसमें बहुत सारी डिमेरिट्स थे, ड्रॉबैक्स थे, बट जो भी हो, द सेंसस रिवील्ड अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत के पॉपुलेशन में जो सारे सेंसस में जो रिपोर्ट आया था वो एक समान नहीं था। फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स, और 1881 के बाद से क्रमशः सेंसस ऑपरेशंस वेयर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। उसके बाद से प्रति 10 साल पर भारत में जनगणना, सेंसस का काम चलने लगा। 1921 का सेंसस क्या बताता है? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। जो सेंसस हर 10 साल पे होता जा रहा था, तो 1981 में के सेंसस को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों, देखते हैं। बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। The second stage of transition began after 1921. So the year 1921 is described as the year of the Great Divide. मतलब 1921 से पहले का जो दौर था, उस समय की डेमोग्राफी, भारत की आबादी में परिवर्तन, और 1921 के बाद के आबादी में परिवर्तन में आमूलचूल परिवर्तन पाया जाता है। इसलिए 1921 को एक ग्रेट डिवाइड कहा गया। क्यों कहा गया, नीचे देखते क्या लिख रहा है कि बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विथ वेरी हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स। द डेथ रेट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड एज अ consequence द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेशनरी। मतलब 1921 से पहले का जो भी सेंसस होते थे, ऑल दोज सेंसस बिफोर 1921 but after 1881 revealed that India there was high birth rate,
there was high death rate, but somehow the population almost remained same in those years. Stationary means प्राय स्थिर रहा. But with the beginning of the decline in death rates, the population of country entered the second stage of transition. लेकिन धीरे धीरे डेथ रेट्स में थोड़ा सा कमी आने लगा, तो फिर सेकेंड स्टेज आया. द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगैन आफ्टर 1921. 1921 के बाद थोड़ा आबादी में बदलाव नज़र आया. क्या आया? फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स इंडियाज़ पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन. कभी भी भारत की आबादी कम नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ही रहा. एंड रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, और क्रमशः आबादी बढ़ती रही. ड्यू टू द रीज़न, और इसी कारण से, यानी कि एक दौर वो था जिसमें आबादी नहीं बढ़ रही थी, और एक वो दौर था 1921 के बाद, उसके बाद से हमेशा पॉपुलेशन देश का बढ़ा ही है. सो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया. द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. मैंने ब्रिटिशर्स के समय जो देश का डेमोग्राफिक क्राइटेरियाज के लिए जो जो पॉइंट है, तो उस पर यहाँ पे चर्चा है. पहला लिख रहा है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. भारत में ब्रिटिशर्स के समय काफ़ी हाई बर्थ रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था. बर्थ रेट इसलिए हाई थे कि कोई फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं था, और डेथ रेट इसलिए हाई था कि हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं थे, हेल्थ केयर सेंटर्स अच्छे नहीं थे, आयुर्वेद को डैमेज कर दिया गया था. ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. इट इज़ बिकॉज देयर वर नो फैमिली प्लानिंग सिस्टम्स, एंड so there was high birth rate and there was high death rate because there were no sound health control system by Britishers in India, and the native Ayurveda system had been destroyed by the Britishers somehow. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न पर 1000 इन ईयर. प्रति 1000 आबादी पर कितने नए बच्चे का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट. डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन ईयर, और प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोग साल में मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेर वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली. माने जो बर्थ रेट था वो 48 पर 1000 था, और डेथ रेट था जो 40 पर 1000 था. क्यों था? बिकॉज ऑफ family planning, lack of sound family planning system, lack of healthcare facilities, etc. Extremely low literacy rate. चूँकि इंडिया का गुरुकुल सिस्टम को डैमेज कर दिया गया था, और उधर इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को उर्दू ही पढ़ा. हम लोग पढ़े हैं कि प्रेमचंद भी उर्दू में ही पढ़े थे. कुछ लोग ये साइड देते हैं कि भाई देखो प्रेमचंद तो उर्दू में पढ़े थे. अरे भाई उनकी मजबूरी थी, नहीं पढ़ते तो मारे जाते, काटे जाते. और गांव-गांव में इंडियन गुरुकुल सिस्टम को डैमेज कर दिया गया था. चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, जो अभी थोड़ी दिन पहले तक देश के प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक, वो भी उर्दू में ही पढ़ाई लिखाई किए थे. क्यों? मजबूरी थी. इफ़ यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी इन आइदर मदरसा ड्यूरिंग इस्लामिक reign, and if you have to study, you have to study in Christian missionary school. तो ऐसे में बहुत सारे भारतीय लोगों ने क्या किया? अपने आप को, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए, और क्या था, मदरसा या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में लोगों को बुलाते थे. तो पहले पढ़ने के लिए बुलाते थे, बट स्लोली एंड स्टेडीली दे वर फोर्स्ड टू फॉलो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. तो इस सब से बचने के लिए भारतीय लोगों ने, आम भारतीय लोगों ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया. ऐसा नहीं था कि भारतीय पढ़ना नहीं चाहते थे. हाँ, कुछ लोग लुक छुप करके जो पढ़ाई लिखाई करते थे, या फिर ब्रिटिश या मदरसा, ब्रिटिश मेड जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स थे, या फिर जो इस्लामिक मदरसास थे, उसमें भी मजबूरी में लोग पढ़ते थे, वही लोग लिटरेट कहलाते थे. सो लिटरेसी रेट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. आपके देश की कितनी आबादी है और कितने लोग उसमें से लिटरेट हैं, लिटरेट नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इन 200 बाई टोटल पॉपुलेशन, आपको लिटरेसी रेट आ जाता. तो द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16%. यानी मान लीजिए अगर उस समय
देश की आबादी क्या कहते हैं 100 होगी तो 100 में से 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। क्यों कम पढ़े लिखे होते थे? इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते थे। गरीब से गरीब आदमी भी, ब्राह्मण लोग के बारे में क्या कहा जाता है कि वो कपड़ा फटा ही पहनते थे लेकिन पढ़ाई ज्ञानी होते थे। लेकिन वो भी पढ़ना क्यों छोड़ दिए? उसके पीछे का कारण समझिए। उसके पीछे का कारण था कि दे वर फोर्स्ड बाय मदरसा इंस्टीट्यूशन टू स्टडी अरबी फारसी, नॉट संस्कृत और देयर नेटिव लैंग्वेजेस, एंड इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स they were forced to study English or other European languages and Bible, etc., British history, not Indian history, not Sanskrit, not Vedas, no Purana, no Gita, etc. And slowly and steadily, if someone were going to madrasa or Christian missionary schools, they were forced to embrace Islam or Christianity. So this led to giving up schools by Indians, and that led to low literacy rate. Poor health facilities. Why poor health facilities? अरे भाई, ब्रिटिश तो कहते थे कि देखो हम तो भारतीय लोगों को इंसान बनाए, आदमी बनाए, साउथ और नॉर्थ में यूनिटी बढ़ाएं, ईस्ट और वेस्ट में लोगों में एकता बढ़ाएं। नहीं तो ये लोग तो आपस में ये लोग तो जंगलों में रहने वाले लोग थे, सांप पकड़ते थे। भाई सांप पकड़ना भी एक हुनर होता है ना? हर कोई सांप पकड़ सकता है क्या? देखो, इन इंडियन कास्ट सिस्टम व्हाट इज द मेरिट? अभी क्या होता है सरकार, अभी के समय में आप सोचो सरकार क्या लगाती है कि लोग कैसे मधुमक्खी की खेती करें, उसके बारे में सरकार लोगों को ट्रेनिंग देती है, उसके ऊपर पैसा खर्चा कर देती है, सब्सिडी ग्रांट करती है उनको लोन देने में। बट व्हाट वी इंडियंस हैड, वी हैड अ डिफरेंट कास्ट in our society, and all caste people were expert in different kinds of all these work. अब देखो कुछ कास्ट के लोग मधुमक्खी छत्ता लगाने में, उससे मधुमक्खी निकालने में कितने एक्सपर्ट होते हैं। हाउ इजली दे डू ऑल these वर्क्स। सम पीपल आर एक्सपर्ट इन कैचिंग snakes without any training in any institutes. Some people are expert in beetle farming, पान की खेती करने में एक्सपर्ट। Some people are expert in of certain caste are expert in growing crops, whether it is rabi crops or kharif crops. Some people are expert in milk and milk related products. Some people are expert in food industry. Some people are expert in metallurgy industries. तो जो हमारे भारत का जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो अलग अलग काम के लिए बना है। कास्ट का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। कास्ट का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। एक दूसरे को नीचा तो ABCD ग्रेडिंग में भी वाले में भी लोग दिखा रहे हैं। देखो जो लोग जॉब कर रहे हैं, हम अभी मॉडर्न समय में ग्रेड ए या ग्रेड बी या ग्रेड सी या ग्रेड डी में अगर आप जॉब करो तो आप देखो एक ही परिवार में अगर एक कोई ग्रेड ए में जॉब कर रहा है और कोई एक ग्रेड डी में जॉब करता है, तो ग्रेड ए में जो उस परिवार का सदस्य जॉब करता है वो ग्रेड डी वाले से थोड़ा दूरी बनाना स्टार्ट करता है, उससे ज़्यादा उठता बैठता है, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराता है। तो दिस हैपेंड इन आवर कास्ट सिस्टम ऑल्सो। हम लोगों ने किसी काम को अच्छा किसी काम को खराब आंकना स्टार्ट कर दिया और दिस लेड टू धीरे धीरे पता नहीं कैसे अनटचेबिलिटी स्टार्ट हो गया, एक दूसरे के साथ उठना बैठना दूरी हो गया। और इसी का फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर्स ने उठाया। जो ब्रेनली पॉपुलेशन थी उनकी पॉपुलेशन कम थी और जो कम पढ़ी लिखी आबादी थी, कम कल्चर्ड आबादी थी, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा। और देखो अभी भी हमारे समाज में जो लोग क्रिश्चियंस या मुस्लिम बने हैं, आप देखो कि ज़्यादा लोग क्या हैं, दे आर आइदर फ्रॉम OBC, SC और ST। कुछ परसेंटेज जनरल कास्ट से बने हैं। तो लेट अस कम टू द पॉइंट कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ भारत में ब्रिटिशर्स, हम लोग पढ़े कि फॉरेन ट्रेड या और उससे पहले कि दे हैड अ ह्यूज सरप्लस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, बट दे डिड नॉट स्पेंड ऑन द वेलबींग ऑफ इंडियंस, ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ऑन द हेल्थ ऑफ इंडियंस, on improving the agriculture conditions of Indians, on improving the local industries of Indians. So here public health facilities were either unavailable to large mass of population or when available were highly inadequate. क्या बता रहा है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थे वो
लार्ज मासेस के लिए नहीं थे, वो स्पेशल एलिट वर्ग के लिए थे। एज ए रिजल्ट वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीजेज वेयर वाइड स्प्रेड एंड टुक अ ह्यूज टॉल ऑन लाइफ। लोगों का जीवन काफ़ी गंदे पानी के कारण, आसपास गंदगी होने के कारण, कोई अचानक एपिडेमिक ब्रेकआउट हो, उसका कोई वैक्सीन नहीं होता था, तो और लोगों को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में गुड्स की आदत लगी थी। इंडिया का आयुर्वेद सिस्टम को डैमेज कर दिया गया था, इंडिया के कॉटेज इंडस्ट्री को डैमेज कर दिया गया था, तो भारतीय लोग का हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ख़राब होने लगा। और उसमें भी जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में भाग ले रहे थे, उनके घर की अर्निंग भी कम हो जाती थी, तो वो इतना कमाते नहीं थे, इसलिए सॉरी एक्सक्यूज मी, उसके फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, इसलिए पुअर हेल्थ कंडीशंस हो गए इंडियंस को। द नेक्स्ट डेमोग्राफिक पॉइंट इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मीन्स एकदम जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, जो अभी 6 महीने का भी नहीं हुआ हो, यानी आज जन्म लेकर के 6 महीने के अंदर वाला बच्चा। क्या लिख रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। अच्छा, 1 साल बता रहा है, पर 1000 लाइव बर्थ्स इन ईयर। अभी जो बच्चा जन्म लिया और 1 साल के अंदर अगर वो डेथ कर जाए, 1 साल अभी उसका नहीं हुआ है, प्रति 1000 बच्चा जो जन्म लिया उसमें से जितने बच्चे इस साल में डेथ कर गए, दैट नंबर ऑफ डेड इन्फेंट्स बटा 1000 लाइव बॉर्न न्यू बॉर्न बेबी, जो परसेंटेज आएगा दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत का उस समय कितना दिखा रहा था, 218 पर 1000, जो अभी 33 पर 1000 है 2017 का, और 2022 का ये अप्रॉक्सीमेटली 27 है। तो बताइए 218 था, वाई? क्योंकि बच्चे जो जन्म लेंगे उसके बाद उनको जो वैक्सीन चाहिए, जो दवाई चाहिए। आपको पता है इंडिया में जो चर्मकार समाज है, उनकी जो पत्नियां होती थी, उनके घर की जो माँ बहनें होती थी, वो हमारे नर्स होती थी, वो हमारी डॉक्टर होती थी। जब भी किसी घर में कोई बच्चा जन्म लेगा, वो सारा बच्चे के जन्म लेने से लेकर के अगले 10-15 दिन तक का सारा काम वो लोग देखते थे। तो जो बच्चों को जन्म देने के बाद 10-15 दिन तक जिसके इंचार्ज में हम लोग अपने बच्चे को छोड़ देते थे, और बच्चा के साथ जच्चा को, मदर को भी छोड़ देते थे, क्या वो हमसे अलग थे? नहीं थे अलग। अलग कैसे किया गया? जो चर्मकार समाज है, उनके रोजगार को किसने डैमेज किया? ब्रिटिशर्स ने डैमेज किया। और ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया, चर्मकार समाज को, कि आप हमको गाय का मांस भी काट कर दो, गाय भी ला कर दो, कहीं गाय मर जाती तो हमको ला के दो। तो इससे हिंदू समाज के लोग, जो सनातन समाज के लोग थे, उसमें से कुछ लोगों ने चर्मकार समाज से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये गाय का काम भी करने लगा, गाय का मांस भी दूसरे को बेच रहा है, खा रहा है, अंग्रेज़ों को दे रहा है, तो समाज में दूरी आ गई होगी। इस दूरी के कारण समाज में आपस में दूरी आती गई और हम लोगों में दूरी बढ़ती, उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का किया। तो लिख रहा क्या कि पुअर हेल्थ कंडीशंस के कारण, जच्चा और बच्चा का ढंग से ध्यान नहीं रखने के कारण बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, जो बहुत ही ख़राब कंडीशंस था। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी करंट में भारत का जो एवरेज लाइफ है एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है, और ब्रिटिश टाइम के समय, जो ब्रिटिश बोलते हैं कि भाई हमने भारत पे आके कमाल कर दिया, तो देखिए उनके समय में एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ आदमी का क्या था? 32 ईयर्स ओनली। द वेरी फर्स्ट आदि शंकराचार्य लिव्ड द लाइफ ऑफ ओनली 32 ईयर्स। द स्वामी विवेकानंद लिव्ड ओनली फॉर 39 ईयर्स, एंड दे बोथ मेड मिरेकल्स इन द सनातन वर्ल्ड, इवन इन दिस वर्ल्ड। और भारत के आम लोगों का औसतन जीवन 32 साल ही रह गया, यानी ऑन एन एवरेज 32 साल पे भारतीय मर जाते थे। क्यों? लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम। हर हमेशा साइकोलॉजिकल प्रेशर पे कि कहाँ से ब्रिटिशर्स आर्मी आएगी, सेना आएगी, उनको मारेगी, पीटेगी। उनको काम करते हुए अगर पकड़ लेगी, वो कुछ नुका छुपा के कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बना रहे, तो ब्रिटिशर्स पकड़ के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। ये डर। और अगर आप ब्रिटिश की सेलिब्रिटी करेंगे तभी ब्रिटिश मेड हॉस्पिटल्स में आपको इलाज होगा। आपको ज़मींदार के पास पहचान होना चाहिए, आप ब्रिटिशर्स के पास पहचान होना चाहिए, नहीं तो आप उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते। तो इस तरह से पुअर हेल्थ कंडीशंस के कारण
पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। और ख़ास करके जो परिवार फ्रीडम स्ट्रगल में लगा होगा वो तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते ही नहीं होंगे। लाखों लोग नुक छुप करके लड़ाइयाँ लड़ते थे देश की आज़ादी के लिए, और नुक छुप करके वो मारे भी गए, उनका कहीं इतिहास में नाम भी नहीं था। उन सबको नमस्कार, सलाम, श्रद्धांजलि। So during British era there was low life expectancy, it was 32, but at present it is 69 years. Widespread poverty, तो भाई जब एग्रीकल्चर ज़मीन सबसे छीन करके आप ज़मींदारों को मालिक बना दोगे, कुछ लोगों को मालिक बना दोगे, अगर आप वहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो SC ST OBC का प्रांत था, हुनरमंद समाज का, अगर आप उसके कॉटेज इंडस्ट्री को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डैमेज कर दोगे, वो एजुकेशन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो एजुकेशन लेगा तो उसको डर है कि उसको उसके रिलीजन से, उसको उसके कल्चर से, उसके गांव समाज से वो दूर नहीं हो जाए, कट नहीं जाए, उसके आइडेंटिटी को बदल नहीं आ जाए। इसीलिए वो ठीक ढंग से अपने आप को एजुकेशन भी नहीं ले पाता था, स्किल भी नहीं कर पाता था। तो वो समाज गरीब होगा कि नहीं होगा। और जहाँ समाज कोई ना कोई किसी न किसी रूप में फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया हो, चाहे वो इस्लामिक इन्वेजन हो, चाहे वो क्रिश्चियन इन्वेजन हो, उन सब से लड़ने के चक्कर में लगा हो, तो वो समाज को अर्निंग करने का साउंड समय कहाँ मिल पाता था। तो इसलिए समाज में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, गरीबी थी। और गरीबी हो तो गरीबी से बड़ा अभिशाप नहीं। अगर गरीबी है तो आप समय पर भोजन नहीं ढंग से कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर पुअर यू कांट अफोर्ड मेडिसिन, इफ़ यू आर पुअर यू कांट अफोर्ड क्लोथिंग्स। तो ये सब समस्या थी। यानी जो क्या कहते हैं उसको, भारत का जो डेमोग्राफिक कंडीशंस था उसमें क्या क्या पॉइंट है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये सब भारत का वेरी पुअर डेमोग्राफिक कंडीशंस था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। Thank you and goodbye. If you have problem, please call me. My WhatsApp or Telegram number is 9333124957, and even you can email me. My email ID is bipinSandil3974@gmail.com. BIPINSANDILYA3974@gmail ID @gmail.com. Thank you.